नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है। डेली ये हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे करंट अफेयर को करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के लगभग इस दौर में पूछे जा रहे हैं। एक नया ट्रेंड चल पड़ा है करंट अफेयर का, जो कि एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी वीडियो हो, या तो फिर पीसीएस का हो, लोअर पीसीएस हो, या तो फिर इस तरीके के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आज के दौर में पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ अच्छे तरीके से करने का काम करते हैं। तो साथियों, उसी क्लास को हम लोग आज फिर से आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है पर डे। तो साथियों, सबसे पहली जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसदों के लिए बने। किसके लिए? सांसदों के लिए बने बहुमंजिला इमारत। कौन सी? बहुमंजिला आवासों का 23 नवंबर को उद्घाटन करेंगे। आवासों का 23 नवंबर को उद्घाटन करेंगे, अर्थात कल। साथियों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 23 नवंबर 2020 को सांसदों के लिए बने आवासों का उद्घाटन करेंगे। साथियों, यह जो उद्घाटन होगा, यह सुबह 11 बजे सांसदों के लिए निर्मित बहुमंजिली आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथियों, इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर अर्थात उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित होंगे। साथियों, यह जो आवास होगा, यह आवास नई दिल्ली स्थित डॉक्टर बीडी मार्ग पर अवस्थित है। ये जो सांसदों के लिए आवास, बहुमंजिला आवास बना हुआ है, जिसका उद्घाटन 23 नवंबर को है, यह आवास नई दिल्ली स्थित डॉक्टर बीडी मार्ग पर स्थित है। करीब 80 साल से ज़्यादा पुराने 8 बंगलों की भूमि को पुनः विकसित कर ये 76 आवास बनाए गए हैं। कितने? इसके अंतर्गत टोटल साथियों 76 आवास बनाए गए हैं। कितने? 76, अर्थात 76 आवासों को बनाया गया है। साथ ही साथ साथियों, इन आवासों के निर्माण पर स्वीकृति कुल राशि का 14% कम धन खर्च हुआ है और कोविड-19 महामारी के बावजूद काफ़ी कम समय में यह कार्य पूर्ण हुआ है। और साथियों, जानकारी दें अगर इस आवास से संबंधित, तो इन आवासों के निर्माण के दौरान विभिन्न हरित निर्माण पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ साथियों, इसके तहत फ्लाई ऐश और निर्मित तथा ढहाई गई इमारतों से निकले कचरे से निर्मित ईंटों का इस्तेमाल करने के साथ साथ थर्मल इंसुलेशन के लिए दोहरी ग्लेज्ड खिड़कियां और ऊर्जा की बचत करने वाले एलईडी लाइट फिटिंग, लाइट कंट्रोल के लिए सेंसर, कम बिजली खपत सुनिश्चित करने के लिए वीआरबी सिस्टम से लैस एयर कंडीशनर, पानी की बचत करने वाली कम बहाव वाली टोटियां, वर्षा जल संचयन व्यवस्था और इमारतों की छतों पर सौर संयंत्र भी लगाए गए हैं। ठीक साथियों, ये सारी सुविधा
और सारी चीज़ों का ध्यान ये जो बहुमंजिला आवास बना हुआ है इसमें ध्यान रखा गया है। ठीक साथियों, इन सारी चीज़ों का ध्यान इस बहुमंजिला इमारत को बनाने में ध्यान दिया गया है। अगली बात करें साथियों, अगली जानकारी की, तो उमंग मोबाइल ऐप है। कौन? उमंग एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है। उमंग के 3 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ठीक, लिखते हैं हम लोग, उमंग एंड्रॉयड मोबाइल ऐप, उमंग जो एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, उमंग के 3 साल पूरे होने पर उमंग के 3 साल पूरे होने पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कौन? केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी रविशंकर प्रसाद मंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्षता में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। साथियों, कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ चुनिंदा देशों के लिए उमंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण भी लॉन्च किया जाएगा। अर्थात कुछ ऐसे देश हैं जिनके लिए, कुछ ऐसे चुनिंदा देश हैं जिनके लिए उमंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण भी लॉन्च किया जाएगा। अर्थात कुछ देशों के लिए भी उमंग का एक नया संस्करण भी उन देशों को दिया जाएगा या उन देशों के लिए सौंपा जाएगा। कुछ और देशों के लिए जो जिन्हें चुना गया है उन देशों के लिए भी उमंग ऐप को इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। ठीक, उन्हें भी उमंग का एक नया संस्करण प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, ऐप के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण से अन्य देशों में रह रहे भारतीय छात्रों, ये जो ऐप अन्य देशों को दिया जाएगा उससे क्या क्या बात होगी, तो उसमें यह कहा गया कि अन्य देशों में जो भारतीय छात्र रह रहे हैं, साथ ही एनआरआई और अन्य देशों में रह रहे भारतीय पर्यटकों को भारत सरकार की सेवाएं किसी भी समय प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। ये जो उमंग ऐप है साथियों, इस उमंग ऐप के अगर कार्य की बात करें तो यह उमंग ऐप भारतीय छात्रों, जो एनआरआई और अन्य देशों में जो भारतीय पर्यटक रह रहे हैं, वो भारतीय सेवाओं को, जो भी भारत सरकार द्वारा सेवाएं लॉन्च की गई हैं या दिया जा रहा है, उन सभी सेवाओं कि किसी भी समय प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। अर्थात जो भारत सरकार की सेवाएं हैं उन्हें भी वो सभी लोग इस उमंग ऐप के, उमंग एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से इसे वो लोग प्राप्त करेंगे। साथियों, बताया गया कि यह जो अध्यक्षता होगी, मतलब ये जो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, इसके 3 साल पूरे होने पर जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसका आयोजन 23 नवंबर 2020 को किया गया है। कब? 23 नवंबर 2020 को इसका आयोजन किया गया है। किसका? ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 23 नवंबर 2020 को किया गया है। और यह कब होगा? शाम 4 बजे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। कब? शाम 4 बजे 20 को शाम 4 बजे आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन शाम को 4 बजे
किया जाएगा। ठीक साथियों, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है साथियों, अगर बात करें तो इसका उद्देश्य करीब 20 भागीदारों विभागों से सुझाव और फीडबैक हासिल करना होगा। उमंग के मुख्य भागीदारों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्वास्थ्य शिक्षा कृषि और पशुपालन मंत्रालय तथा कर्मचारी चयन आयोग शामिल है। ठीक, इसके अंदर जो जो विभाग मैंने बताया ये सभी विभाग इसके अंदर शामिल हैं। साथ ही साथ साथियों, सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण कुछ चुनिंदा देशों के लिए, जैसे अगर बात करें तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके के लिए, ठीक, और साथ ही साथ अगली बात करें साथियों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर तथा न्यूजीलैंड, इन सभी चुनिंदा देशों को एक उमंग जो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है इसका नया संस्करण इन चुनिंदा देशों को लिए भी जारी किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, यह संस्करण इन देशों में रह रहे भारतीय छात्रों, प्रवासी भारतीयों तथा भारतीय पर्यटकों को किसी भी समय भारत सरकार की सेवाएं प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक साथियों, और साथ ही साथ बात करें तो यह भारत को उमंग पर उपलब्ध भारतीय संस्कृति सेवाओं के जरिए विश्व तक पहुँच बनाने और विदेशी पर्यटकों में भारत की यात्रा के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने में भी मदद करेगा। ठीक साथियों, और अगर उमंग मोबाइल ऐप की बात करें तो यह एक मोबाइल ऐप है जो कि भारत सरकार का समग्र एकमात्र एकीकृत सुरक्षित बहुआयामी बहुभाषी, मतलब कई भाषाओं में यह लॉन्च किया जाएगा, बहुभाषी, साथ ही साथ बहुसेवा प्रदाता मोबाइल ऐप है। जो यह उमंग मोबाइल ऐप है इसके बारे में अगर बताएं तो यह समग्र भारत सरकार का समग्र साथ ही साथ एकमात्र एकीकृत सुरक्षित बहुआयामी बहुभाषी बहुसेवा प्रदाता मोबाइल ऐप है। इसके जरिए केंद्र और राज्यों के विभिन्न संगठनों की उच्च प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध होती है। साथ ही साथ साथियों, उमंग ऐप का विकास इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग ने किया है। अगर बात करें तो उमंग ऐप का विकास कौन किया, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उमंग ऐप को विकसित कौन किया, उमंग ऐप को विकसित करने वाली कंपनी अर्थात बनाने वाली कंपनी करने वाली इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग ने किया है, साथियों, अगर उमंग ऐप को विकसित करने वाली कौन विकास किया है उमंग ऐप को, उमंग मोबाइल ऐप जो है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग है इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे 163 सेवाओं के साथ 23 नवंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया था। प्रधानमंत्री जी की अगर बात करें इसे कब लॉन्च किया गया था, कि इसे 23 नवंबर 2017 को 23 नवंबर
2017 को 163 सेवाओं के साथ, कितनी 163 सर्विसेज के साथ, सेवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को समर्पित किए थे। कब? 23 नवंबर 2017 को 163 सर्विसेज के साथ, 163 सर्विसेज के साथ राष्ट्र को समर्पित किए थे। साथियों, अगर बात करें तो सफलतापूर्वक लागू होने के बहुत कम समय के भीतर उमंग ने फरवरी 2018 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित सरकारों के 6ठे विश्व सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ एम गवर्नेंस सर्विस पुरस्कार समेत 4 विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त किया है। इसे संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जो सरकार की 6ठे विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ एम गवर्नेंस सर्विस पुरस्कार से उमंग मोबाइल ऐप जो है इसे नवाजा गया, अर्थात सम्मानित किया गया। ठीक साथियों, यह कुछ उमंग मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी थी। ठीक साथियों, उमंग मोबाइल ऐप के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बताया। क्या किया? अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो एनसीसी जो है, कौन? एनसीसी अर्थात राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी की बात करें हम लोग, राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी कब? एनसीसी 22 नवंबर अर्थात आज ही 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाएगी। अगली जानकारी की बात करें तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय कैडेट को नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैडेट नेशनल कैडेट कॉर्प्स अपनी 72वीं वर्षगांठ 22 नवंबर 2020 को 22 नवंबर अर्थात आज ही 2020 को मनाएगी। कब मनाएगी? राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स जो है यह अपनी 72वीं वर्षगांठ 22 नवंबर 2020 अर्थात आज मनाएगी। साथियों, अगर राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स की बात करें तो इसकी स्थापना से पूर्व राष्ट्र के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। साथ ही साथ साथियों, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, एनसीसी के अगर महासचिव की बात करें, किसके महासचिव अर्थात डायरेक्टर जनरल के, एनसीसी के डीजी की बात करें, डायरेक्टर जनरल की, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। एनसीसी के अगर डीजी अर्थात डायरेक्टर जनरल की बात करें, महानिदेशक की बात करें, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी एनसीसी के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक साथियों, ये भी इसके राजीव चोपड़ा ने भी पूरे एनसीसी समुदाय की ओर से शहीद नायकों को पुष्पचक्र अर्पित
किया। साथ ही साथ साथियों, रक्षा सचिव ने कहा कि वर्तमान वर्ष के दौरान एनसीसी कैडेट ने कोविड-19 महामारी के दौरान निस्वार्थ रूप से सेवा के रूप में इस महामारी से लड़ने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाते हुए कोरोना योद्धाओं के रूप में एनएनसी की ओर से अपना अप्रतिम योगदान दिया है। ठीक साथियों, ये बात कौन कहे? रक्षा सचिव ये बात कहे। और साथियों, अगर एनसीसी के मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। साथ ही साथ साथियों, अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन 16 अप्रैल 1948 को, एनसीसी का गठन बात करें तो 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी का गठन किया गया। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के द्वारा। राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के द्वारा इसका गठन किया गया। किसका? एनसीसी का गठन 16 अप्रैल 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के द्वारा किया गया। ठीक साथियों, ये हमारी एनसीसी से संबंधित, ये अपनी 72वीं वर्षगांठ एनसीसी 22 नवंबर 2020 को, कब? 22 नवंबर 2020 को अपनी 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक साथियों, 72वीं वर्षगांठ अपनी ये मना रहा है। कौन? एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर्प्स। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों तो नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली? सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में नोट किया करिए अच्छे से, और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। करंट अफेयर ही नहीं, चाहे जो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। रिवीजन कब होगा? जब आपकी एक अच्छी सी नोट्स प्रिपेयर होगी, नोट्स तैयार होगी, तभी आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। अगली जानकारी है साथियों कि नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर के तौर पर स्पीकर के तौर पर जीतन राम मांझी को, किसे? जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी को शपथ दिलाई गई, या जीतन राम मांझी ने शपथ ली। जीतन राम मांझी ने शपथ। नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टाइम स्पीकर, किसके? प्रो टाइम स्पीकर की अगर बात करें तो प्रो टाइम स्पीकर के तौर पर किसे शपथ दिलाई गई? जीतन राम मांझी को शपथ दिलाई गई। अगर साथियों बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये 19 नवंबर 2020 को, कब? 19 नवंबर 2020 को नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली है। साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, कौन? बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पटना के राजभवन में इस पद की शपथ दिलाई। शपथ की बात करें तो नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर
जीतन राम मांझी को कौन शपथ दिलाया? तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी ने जीतन राम मांझी को प्रो टेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई। कब? 19 नवंबर 2020 को। साथ ही साथ साथियों, वे नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन सदन में स्पीकर के तौर पर कार्य करेंगे और उनकी अगुवाई में नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा अपने नए स्पीकर का चुनाव करेगी। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल से ही किसी सदस्य को स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगली बात करें साथियों, अगर बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं तो बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में साथियों द्विसदनी सरकार है। तो बिहार की राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की पटना है। आप सभी लोग जानते होंगे पटना काफ़ी फेमस है। बिहार की राजधानी पटना। सबसे बड़े शहर की बात करें अगर साथियों, सबसे बड़ा शहर भी पटना है। और अगर इसके गठन की बात करें, बिहार के गठन की, तो इसका गठन साथियों 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को बिहार राज्य का गठन हुआ। साथ ही साथ साथियों, अगर यहाँ के भाषा की बात करें, राजभाषा यहाँ की हिंदी यहाँ की राजभाषा है। क्या है? हिंदी यहाँ की राजभाषा है। साथ ही साथ साथियों, यहाँ विधान परिषद भी है जिसकी 75 सीटें हैं। विधान परिषद की 75 सीटें हैं। साथ ही साथ साथियों, बात करें विधानसभा की 243, विधानसभा 243। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 16, राज्यसभा की 16 सीटें। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 40 सीटें हैं। कितनी? लोकसभा की 40 सीटें। बिहार राज्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसलिए हम लोग बिहार की राजधानी पढ़े पटना। और यहाँ के अगर सबसे बड़े शहर की बात करें, बिहार का सबसे बड़ा शहर बात करें तो वह भी पटना होगा। बिहार राज्य के गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को बिहार राज्य का गठन हुआ। बिहार के अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें अर्थात राजभाषा की बात करें तो हिंदी यहाँ की राजभाषा है। बिहार राज्य में विधान परिषद है जिसकी 75 सीटें हैं। विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें। ये सारी जानकारी आपको बिहार राज्य से संबंधित दी गई। ठीक साथियों, इसे आप लोग नोट करिएगा। अगली साथियों बात करें अगली जानकारी की, तो ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है? कोविड-19 महामारी जो है इसके प्रसार को देखते हुए ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो मास्क न पहनने पर 2000 रुपये के जुर्माने की बात करता है? तो साथियों, दिल्ली सरकार की अगर बात करें, किसकी? दिल्ली सरकार की बात करें अगर, दिल्ली सरकार ने मास्क ना पहनने पर 500 रुपये से बढ़ाकर, किससे? 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये का जुर्माना से बढ़ाकर 2000 रुपये का जुर्माना घोषित किया है। कोविड-19 महामारी की प्रसार को देखते हुए हमारी दिल्ली सरकार ने मास्क ना पहनने पर, कब? मास्क ना पहनने पर 500 रुपये, पहले इसका जुर्माना 500 रुपये था, इस 500 रुपये को बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। कौन? यह
एक्शन हमारी जो है दिल्ली सरकार ने लिया है। जानकारी की बात करें अगर साथियों, तो दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में अचानक हुई तीव्र बढ़ोतरी के कारण अब दिल्ली सरकार ने मास्क ना पहनने पर 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का फैसला किया है। साथ ही साथ साथियों, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बेहद जरूरी उपाय के तौर पर मास्क लगाने के महत्व को बल देने के लिए और दिल्ली वासियों द्वारा मास्क लगाने के लिए बरती जाने वाली लापरवाही को ध्यान में रखकर इस 19 नवंबर 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह घोषणा किया गया। यह घोषणा कब की गई? 19 नवंबर 2020 को। कब यह घोषणा की बात किया जाए तो यह नियम जो लगाया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा 19 नवंबर 2020 को लगाया गया। ठीक साथियों, कब लगाया गया? 19 नवंबर 2020 को। अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो भारत को अपना नौवा बोइंग P-8L निगरानी विमान किस एयर स्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? भारत को अपना नौवा बोइंग P-8L निगरानी विमान किस एयर स्पेस निगरानी विमान निगरानी विमान बोइंग एयर स्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है। कौन सी? बोइंग एयर स्पेस, जो अमेरिका में है। बोइंग एयर स्पेस से प्राप्त किया। साथियों, हमारा जो भारत है अपना नौवां बोइंग P-81 निगरानी विमान बोइंग एयर स्पेस से प्राप्त किया। साथियों, अगली बात मतलब इसी में और जानकारी की बात करें तो 18 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने गोवा में नौसैनिक एयरबेस पर नौवा बोइंग P-8L निगरानी विमान अमेरिका से प्राप्त किया है। कब? 18 नवंबर 2020 को। 18 नवंबर 2020 को। ठीक साथियों, कहाँ से विमान अमेरिका से प्राप्त किया है? साथियों, इससे भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इस निगरानी विमान को लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध के साथ साथ खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए खास तौर पर बनाया गया है। किसके लिए ये जो विमान बनाया गया है? अगर इस विमान का मुख्य पर्पस देखा जाए तो विमान की लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध के साथ साथ खुफिया निगरानी टोही मिशन के लिए खासतौर पे इसे बनाया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2017 के डोकलाम युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था। भारतीय सेना ने 2017 में जो डोकलाम युद्ध हुआ था उस दौरान भी इसका प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ इन नए P-8L विमान का दुश्मन देश के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कई नई तकनीकी और हथियारों से लैस किया गया है। कई नई तकनीकी और हथियारों से क्या किया गया है? लैस किया गया है। अगली बात करें साथियों, तो सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत, कौन सी? विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितने कर राशि प्राप्त हुई है? सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत 72,480 करोड़ 72,480 करोड़ रुपए
की कर राशि प्राप्त हुई है। भारत सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम, जो एक विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च किया गया था, इस स्कीम के तहत सरकार को 72,480 करोड़ रुपए की कर राशि प्राप्त हुई है। कितना? 72,480 करोड़ रुपए की कर राशि प्राप्त हुई है। अगली जानकारी इसी में अगर बात करें साथियों, तो केंद्र सरकार अब तक 45,855 मामलों में विवाद से विश्वास नामक प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के माध्यम से 72,480 करोड़ रुपए की कर राशि हासिल कर चुकी है। इन मामलों से आयकर विभाग द्वारा मांगी गई कुल आयकर राशि लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए है। यह प्राप्त राशि प्रारंभिक अनिवार्य भुगतान है जो ऐसे करदाताओं द्वारा किया जाता है जिन्होंने विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना था, क्योंकि शेष भुगतान 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है। हालांकि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण इस कर भुगतान की समय सीमा भी बढ़ा दी गई थी। इसकी समय सीमा जो बढ़ा दी गई थी, इसी के कारण इसकी समय सीमा 31 मार्च 2021 तक रखी गई है। कब तक? 31 मार्च 2021 तक रखी गई है। अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्यों की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में सीबीआई क्षेत्राधिकार के मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को, मतलब संबंधित राज्य, जिस राज्य की जांच करवाने, संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य किया गया है। साथियों, हम आपको बता दें कि जो राज्यों में सीबीआई जांच हुआ करती थी, कौन सी राज्यों में सीबीआई जांच हुआ करती थी, उसके लिए हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश दिया है कि केंद्र सरकार के लिए कि जहां भी जिस भी राज्य में आपको सीबीआई जांच करवाना है, जब तक संबंधित राज्य की अनुमति या सहमति नहीं मिलती है, तब तक आप किसी भी राज्य में या संबंधित राज्य में आप सीबीआई जांच नहीं करवा सकते, सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए
कि हमें उत्तर प्रदेश राज्य में सीबीआई जांच करवानी है, तो हमें उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो सरकार है उसकी अनुमति आवश्यक है। बिना उसकी अनुमति के सीबीआई जांच नहीं हो सकती है। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में सीबीआई क्षेत्राधिकार, मतलब सीबीआई का क्या क्षेत्र होगा, सीबीआई क्षेत्राधिकार के मामले में केंद्र सरकार के लिए, किसके लिए, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्यों की सहमति को अनिवार्य किया गया है कि जब तक संबंधित राज्य की अनुमति या सहमति नहीं मिलेगी तब तक आप उस राज्य में सीबीआई जांच नहीं करवा सकते। इसके बारे में अगर विस्तृत जानकारी की बात बताएं साथियों, तो जस्टिस BR गवई, कौन यह अगर बताएं तो यह आदेश कौन दिया, सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से जज थे जो यह आदेश दिए, तो जस्टिस BR गवई और AM खानविल्लर, जस्टिस BR गवई जस्टिस BR गवई और AM खानविलकर, AM खानविलकर जस्टिस BR गवई और AM खानविलकर की सीट ने यह फैसला दिया कि सीबीआई का क्षेत्राधिकार जो होगा, केंद्र सरकार को बताया कि संबद्ध राज्य की सहमति का अनिवार्य होना बहुत ही जरूरी है, कि पीठ ने सीबीआई के कामकाज को नियंत्रित करने वाले DSPE, कौन, DSPE अर्थात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 5 व 6 का उल्लंघन करते हुए यह कहा है कि यह देखा जा सकता है कि भले ही धारा 5 व 6 में केंद्र सरकार को संघ शासित प्रदेशों के अलावा भी किसी राज्य में DSPI अर्थात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की शक्तियों और अधिकारों का क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति हो। अर्थात जो भी हमारी दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 5 है, इसमें भले ही यह दिया गया है कि सरकार को संघ शासित प्रदेशों के अलावा भी किसी राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की शक्तियों और अधिकारियों का क्षेत्र विस्तार करने की अनुमति है, लेकिन जब तक संबंधित राज्य दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने राज्य क्षेत्र के भीतर इस तरह के विस्तार के लिए अपनी सहमति नहीं देता, तब तक केंद्र सरकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह उस राज्य में सीबीआई जांच वो करवा सके। ऐसी जो है जस्टिस BR गवई और AM खानविल्लर की पीठ ने जानकारी दिया। ठीक साथियों, ये जानकारी दिया। अगली जानकारी की साथियों अगर बात करें इसी में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है कि जब तक राज्य की सहमति नहीं होगी तब तक आप राज्य में सीबीआई जांच नहीं करवा सकते। अगली बात करें साथियों, तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सुदीप त्यागी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। सुदीप त्यागी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लेने की बात की है। लेने की बात कही है, किस खेल से संन्यास लेने की बात कही है। अगली जानकारी आप लोग दीजिए साथियों कि विश्व शौचालय दिवस 2020 का सब्जेक्ट क्या था। विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषय क्या था, ये जानकारी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगली जानकारी साथियों, इस वर्ष विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाएगा। इस वर्ष अर्थात 2020 में विश्व दर्शन दिवस कौन सा, विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाएगा।
विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाएगा? 2020 में विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाएगा? अगली जानकारी साथियों आप लोग दीजिए कि हाल ही में मोल्डोवा के राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन जीता है? हाल ही में मोल्डोवा के राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन जीता है? कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जो होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। ठीक साथियों, पहला है सुदीप त्यागी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लेने की बात कही है? सुदीप त्यागी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लेने की बात कही है? दूसरी बात, विश्व शौचालय दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर 2020 को 19 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषय क्या था? ठीक। अगली जानकारी साथियों कि 2020 में विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाएगा? 2020 में विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाएगा या मनाया गया? अगली बात जानकारी कि हाल ही में मोल्डोवा के राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन जीता? ये 4 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को देना है। ठीक साथियों, क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, जिससे कि और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक यह क्लास पहुंच सके। किसके तक? और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक यह क्लास पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह क्लास देखें और इस क्लास से लाभान्वित हों। ठीक साथियों, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी जो क्लास चल रही है बाल विकास से संबंधित, आपकी जो सी-टेट सुपर टेट एंड यूपी टेट की जो क्लासें यहाँ आप लोगों की चल रही हैं रेगुलर, वो क्लासें आज भी आप लोगों को दी जाएंगी। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आंसर ये सभी 4 क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं अगले दिन बताऊंगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।